education and political system. What is education and how it relates with the political system? शिक्षा जो है वो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है। आपको पहले ही जानते हैं आप कि शिक्षा को एक हम सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं, और हमने आपसे पहले ही चर्चा किया है कि समिति या एसोसिएशन जिसको आप कहते हैं, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत सारे हमारे समाज की अपनी संस्थाएं हैं, और उस संस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और राजतंत्र जो है या राज व्यवस्था है वो किस तरह से संबंधित है। हम लोग इसमें मेनली चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, स्टेट, और जब हम बात करते हैं स्टेट की तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है वेलफेयर स्टेट की, जिसको आप कहते हैं कल्याणकारी राज्य। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे थोड़ी बहुत, अगर कॉन्स्टिट्यूशन यदि वो जानते हो, सारे लोग एलिमेंट्री पढ़ते ही हैं, तो हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की चर्चा करी गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। और आप जितने भी इस तरह की ये जो हमारे सोसाइटी में जो स्कीम्स आप देखते हैं, जैसे किसी राज्य में कोई गवर्नमेंट उनको लैपटॉप बांटती है, आपके मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आया था कि लड़कियों को साइकिल बांटने की बात कही गई थी, या कहीं पे बेरोजगारी भत्ते की बात कही जाती है। ये सारा कुछ जो व्यवस्था, जो भी पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए या गवर्नमेंट कह लीजिए, जो गवर्नमेंट निर्धारित करती हैं, वो सारा कुछ इसी एक विशेष शब्द जिसे आप कहते हैं कल्याणकारी राज्य, उसी के तहत वो करते हैं। और आप जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अब हम ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में नहीं जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप अगर उसकी स्टडी करेंगे तो स्टेट और वेलफेयर स्टेट के बारे में आपको बहुत विस्तृत उसमें मिलेगा क्या चीज है वो। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और जब कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो वहां पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है एजुकेशन की, शिक्षा की। और जितनी भी आप चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऐसे जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस पे राज्य को कहा जाता है कि राज्य का उत्तरदायित्व होगा। जैसे भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक हेल्थ कार्ड सबका इशू किया, एक मिशन शुरू करी है, और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसी कल्याणकारी राज्य के ही तहत आप बात करते हैं। हालांकि वो तो कल्याणकारी राज्य में जितने भी आप लैपटॉप, साइकिल, ये सारी चीजें बांटने की बात करते हैं, और फिर आप जब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो वो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि हम डिग्निटी के साथ जीने की बातें करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं हमारी सोसाइटी की, चिकित्सा है, सुरक्षा है, न्याय है, शिक्षा है, यातायात है, आपका राजतंत्र है, आर्थिक तंत्र है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं यदि आप देखिए तो आपकी सोसाइटी में हैं। और एजुकेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करते हैं, आज हम करंट अपने अगर भारतवर्ष की बात करें, हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आप जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिस विषय को हम समवर्ती सूची में रखे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब आप जानते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची वह सूची है, उस सूची में वह भी उन विषयों को इंगित किया गया है जो विषय राज्य और केंद्र, या अपने संदर्भ में कह लीजिए संघ, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं। और जब किसी प्रकार की अगर डिस्प्यूट की बात होती है, किसी प्रकार की यदि विरोधाभासी होती है, तो वहां पर संघ द्वारा बनाए गए कानून या संघ द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं वो राज्यों को मान्य होते हैं। जैसे भी हाल ही में आप लोगों ने नीट के एग्जाम के ऊपर देखा होगा, नीट के एग्जाम जो हुए थे, तो नीट के एग्जाम्स को भारत से पूरी जगह लागू किए गए। तमिलनाडु एक ऐसा राष्ट्र था जिसने राज्य था जिसने ये कहा कि हम अपने यहाँ नीट नहीं लागू करते, हम इस बात को नहीं चाहते, उसने अपने विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा है। लेकिन वह तब तक मान्य नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति उसकी मंजूरी नहीं देते, अर्थात लोकसभा राज्यसभा से यदि वो पास नहीं होगा तो तमिलनाडु अपने आप में इस नियम को पारित नहीं कर सकता।
नीट की एग्जाम की बात कही गई, संघ केंद्र सरकार ने यदि लागू कर दी तो सारे स्टेट्स को उसको मानना होगा। स्टेट नहीं चाहते तभी, तब तक जब तक कि लोकसभा राज्यसभा से इस बात की छूट न मिले और राष्ट्रपति उसको अनुमोदित न कर दें। तो ये जो, खैर वो एक दूसरा, चूंकि शिक्षा से संबंधित बात हमने बात, तो यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा राज्य और समाज इन दोनों का उत्तरदायित्व है। राज्य उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, और सोसाइटी में ही ये चीज, ये जो सोसाइटी है समाज की ही एक घटक के रूप में है, समाज का एक संस्था के रूप में है। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का तंत्र जो है वो हमारी सोसाइटी में लोगों को शिक्षित करने का कार्य करे। आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं इस पेपर में कि स्कूल जो है इट इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। हम जब समाज की बात कर रहे थे, जब इसके इंस्टीट्यूशंस की बात करी, जब हमने कल्चर की बात करी, तो निश्चित रूप से चूंकि समाज में विभिन्न जाति धर्म लिंग भाषा प्रांत के लोग पढ़ते हैं, तो विद्यालय में भी विभिन्न जाति लिंग भाषा प्रांत के लोग वहां पर स्टडी करते हैं, तो वो हमारे समाज का एक लघु रूप है। जब समाज का लघु रूप है तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी कैसे फुलफिल होगी, जब दोनों के बीच कोऑपरेशन होगा। अर्थात राज्य वो सारे के सारे रिसोर्सेज, वो सारे के सारे स्रोत संसाधन जो है वह समाज को उपलब्ध कराए, और समाज उन संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा के दिशा को दशा को आगे बढ़ाए। तो सोसाइटी और राज्य दोनों के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा पहुंचता है। राज्य तो रिसोर्सेज उपलब्ध कराने के काम कर रहे हैं, राज्य आप देखिए तमाम जगहों पर रिसोर्सेज उपलब्ध कराने के काम कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के जो घटक हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, या समाज, जो आपके समाज के जो ग्राम प्रधान हैं, या विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, वो इन उन रिसोर्सेज का, उन संसाधनों का उतनी सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दोनों के बीच कोऑपरेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, और आपकी सोसाइटी में एजुकेशन पिछड़ रहा है। जहां पे सोसाइटी और स्टेट के बीच कोऑपरेशन है, जैसे आप ही के राष्ट्र का एक फेमस एग्जांपल आप जानते हैं केरल को, जहां पे 100% लिटरेसी रेट की बात की जाती है। वहां की सोसाइटी अर्थात राज्य ने जो भी संसाधन उपलब्ध कराए, वो सारे संसाधन अल्टीमेटली सोसाइटी के उस स्कूल तक पहुंचे, और स्कूल ने उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके अपने विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करी। तो इट इज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन। यदि राज्य और समाज के बीच सहयोग की भावना नहीं होगी, राज्य कहे कि हम पैसा नहीं देंगे, तो सोसाइटी कुछ कर ही नहीं सकती। बहुत जगहों पे देखिए राज्य शिक्षा पे ज्यादा बल भी नहीं देता है, पता चला कि वहाँ के जर्जर विद्यालय हैं, सारे संसाधन ही नहीं है, चौक डस्टर ही ठीक से नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों के लिए प्रॉपर वेतन की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, एक ही शिक्षक पे तमाम विद्यालय चल रहे हैं। तो यदि स्टेट ये संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगा, और संसाधन का मतलब मानवीय और भौतिक दोनों संसाधनों की बात है भाई, केवल यदि आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, वहां पर बिल्डिंग बना दीजिए, लेटरिन बाथरूम बना दीजिए, ब्लैक बोर्ड चाक डस्टर कर दीजिए, और शिक्षक नदारद हो, शिक्षक हो ही नहीं, तो कौन पढ़ाएगा? आप उसको शिक्षा मित्र से काम करा रहे हैं, शिक्षा आप वो उतनी चीजें नहीं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य नहीं करेगा। तो एक बात तो फिजिकल, और अगर ह्यूमन रिसोर्स केवल आप उपलब्ध कर रहे हैं, शिक्षक, आप शिक्षकों की खूब नियुक्ति कर दिए, और बैठने की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय नहीं है, भवन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो संसाधन राज्य को उपलब्ध कराने का काम है, और सोसाइटी की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो संसाधन राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो संसाधन शिक्षा में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो। तो दोनों के बीच कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तमाम तरह के स्टेट्स, तमाम तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स, जिस पे आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे, कितने प्रकार के पॉलिटिकल स्टेट्स होते हैं, मोनार्की है, बहुत सारे ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है,
अथॉरिटेरियन और लिबरल दो तरह की आप सिस्टम स्टेट्स की बात करते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, जैसे हमारा अपना राष्ट्र, हमारा अपना देश, ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इज इन सोसाइटी। जब लोकतंत्रात्मक राज्य की बात करी जाती है, जहां पर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में समाज की ही एजुकेशन की जिम्मेदारी, सीधी जिम्मेदारी बनती है। वो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आप अपने राजनेताओं को या जो आप सांसद और विधायकों को चुन करके भेजते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे व्यक्ति को चुन करके भेज रहे हैं। वो जाकर के वहां करप्शन करेगा या आपकी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यातायात के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए व्यवस्था करेगा। तो वो सीधा सीधा जो संपर्क है वो आपकी सोसाइटी से है। वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी उठाता है एजुकेशन की। और सोसाइटी के बहुत सारे जो एजुकेशन के जो यूनिट्स हैं, आप ये कह लीजिए कि जो करिकुलम है, डिसिप्लिन है, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हैं, या फिर टीचर है, स्टूडेंट है, दोनों के बीच रिलेशनशिप है, फिजिकल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये जितने भी एजुकेशन के एलिमेंट्स हैं, उसको बहुत तरीके से सोसाइटी इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जैसा समाज होगा उसी हिसाब से इसकी व्यवस्था, उद्देश्य, करिकुलम, ये सारी चीजें उसी के हिसाब से निर्धारित होती है। तो सोसाइटी, एक बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी शिक्षा की कि कैसे वो एजुकेशन को वो अपनी सोसाइटी में कैसे इंप्लीमेंट करता है। और दूसरी बात है कि एजुकेशन के जितने भी यूनिट्स, आप जितने भी पक्षों पे आप सोच लीजिए, चाहे वो साइकोमोटर का हो, चाहे अफेक्शन का हो, चाहे कॉग्निशन का हो, उन सारी इकाइयों को प्रभावित करने वाला कारक समाज के रूप में। इन सब के बावजूद भी आप खूब कहिए कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की आती है, क्योंकि सोसाइटी तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उसको संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। और इन संसाधनों का सारा दारोमदार स्टेट पर है, राज्य पर है। वो जितना देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे देखिए शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो पैसा देते हैं, खूब सुंदर भवन। आप अपने ही राष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ पर जितने प्राइवेट स्कूल्स देख लीजिए और गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल की खूब अच्छी बिल्डिंग बनी होगी, बैठने की व्यवस्था बच्चों के लिए अच्छा होगा। लेकिन सरकारी भवन में आप जाके देखिए तो हो सकता है टाट पट्टी भी जिस पे बैठते हैं जमीन पे बच्चे, वो भी फटे हों, वहां की बिल्डिंग बहुत अच्छी ना बनी हो। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि जब हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो पूरा जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चूंकि संसाधनों के ही ऊपर, वेतन की व्यवस्था कह लीजिए, चाहे जिस आधार पर भी देखिए, तो उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि राज्य ही या राष्ट्र ही, जो वहां की व्यवस्था है, शासन तंत्र है, वही उसको सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है, वो चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। वो सारे संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य शिक्षा के लिए वह स्टेट करेगा, राज्य करेगा, राज्य ही उनको सारी चीजें उपलब्ध कराएगा। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन की गोल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, कि हम शिक्षा को कैसे बनाएं, शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम किस दिशा में अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए जरूरत है कि ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्थात जो स्टेट और सोसाइटी है, इनके बीच एक अल्टीमेट कोऑपरेशन हो, दोनों एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप से आपस में पार्टिसिपेट करके शिक्षा की व्यवस्था करें, तभी आप शिक्षा की जो दिशा और दशा को तय कर सकते हैं। और यदि कोऑपरेशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पर एजुकेशन सिस्टम फेल होगा और उस सोसाइटी के लोगों में एजुकेशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत मेजर आप बात कर लीजिए कि जो दो तरह की संस्थाएं की आप बात करें समाज की, जिसको आप सीधे तरीके से समाज की बात कह लीजिए और जो राज्य के लिए, दोनों एक दूसरे को प्रभावित तो करने वाले हैं ही,
लेकिन एजुकेशन के लिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए, दोनों के बीच कोऑपरेशन होना होगा, तभी वो किसी शिक्षा की दिशा और दशा को तय कर पाएंगे। आप कह सकते हैं एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कंधों पे है। एक कंधा है हमारा स्टेट या राज्य, जो कि उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है, जो उनको संसाधन उपलब्ध कराता है। और दूसरा जो है कंधा या दूसरा जो बाजू कह लीजिए जिसपे एजुकेशन टिका हुआ है, वो है सोसाइटी या समाज। क्योंकि ये सारी घटनाक्रम, एजुकेशन की पूरी हैपनिंग जो है वो सोसाइटी में ही होती है। इसलिए एजुकेशन के दो उत्तरदायी तत्व कह सकते हैं आप, एक राज्य है और दूसरा आपका समाज है। ये दोनों मिलकर के ही शिक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। क्या है स्टेट? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। हाँ, तो ये तो बात हुई कि स्टेट की एजुकेशन की बात है। क्या स्टेट करता क्या है? जब हम स्टेट की बात करते हैं तो क्या है स्टेट, ये बात समझना थोड़ा जरूरी है, जिसको आप राज्य कहते हैं। जब हम इसकी लिटरल मीनिंग की बात करते हैं स्टेट की, तो इसका मतलब है स्टेटस, और स्टेटस का मतलब है स्टैंडिंग, कोई चीज खड़ा होना, है ना। लैटिन वर्ड है स्टेटस, जिससे मतलब जिससे निकलता है कि कोई चीज खड़ा होना, कोई चीज खड़ा है। और एटिमोलॉजिकली या शाब्दिक अर्थ में अगर इसकी हम बात करें तो डिनोट्स द पोजीशन, किसी एक स्थिति का सूचक है, या कोई व्यक्ति किसी एक खास पोस्चर में, किसी एक निश्चित दशा में जब वो खड़ा है तो उसके स्टैंडिंग ऑफ पर्सन, या किसी पर्सन की बॉडी का पोस्चर किस प्रकार से कैसे खड़ा हुआ है, उस चीज से हमारा बात आता है स्टेट का। स्टेट जो शब्द है, उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है खड़े होने से इसका संबंध है। जैसे कोई एक खड़ा व्यक्ति है, सीधा खड़ा हुआ है एकदम स्ट्रेट, तो किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के बॉडी के कैसे वो स्टैंड किया हुआ है, उस चीज को डिनोट करने का या पोजीशन को डिनोट करने का काम स्टेट का शब्द से आता है। एंड द स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। जैसे आप कहते हैं, आप लोगों ने समाज में एसोसिएशन की बात पढ़ी है ना, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे दो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों आपस में मिले, उनकी फैमिली बनी, तो फैमिली में बच्चे हुए, फिर उन बच्चों में भले बच्चों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तो फैमिली आपकी जो फैमिली थी वो फैमिली आपकी ज्वाइंट फैमिली बनी। मान लीजिए अगर दो तीन भाई हैं तो दो तीन पीढ़ियां रह रही हैं उसमें, हो सकता है कि वो फिर एक्सटेंडेड फैमिली बने। फैमिली के बाद फिर आप अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी के बाद मान लीजिए आपकी छोटी छोटी कई सोसाइटियों के बाद फिर मान लीजिए आप स्टेट बनाते हैं, स्टेट के बाद फिर कंट्री बनाते हैं, कंट्री या नेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद आप सारे राज्यों का संघ बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो किसी भी निश्चित भूभाग में जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है, व्यक्तियों का वह समूह जो सबसे टॉप पे है, उसको आप स्टेट की तरीके कह सकते हैं। और स्टेट कुछ भी हो सकता है, स्टेट एक राज्य भी हो सकता है, स्टेट एक राष्ट्र भी हो सकता है, और स्टेट कई राष्ट्रों का समूह भी हो सकता है। आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, वो भी एक स्टेट की तरीके है। तो जो क्योंकि वहां भी ह्यूमन एसोसिएशन है, हाईएस्ट फॉर्म है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म अगर आज की डेट में कहिए जितने भी उसके सदस्य राष्ट्र हैं, उन सदस्य राष्ट्रों की अगर आप बात करेंगे तो वो सब ह्यूमन एसोसिएशन है, और वो हाईएस्ट फॉर्म स्टेट, वो एक हाईएस्ट फॉर्म है। अब आप हाईएस्ट किसको देखते हैं, किसको मानते हैं? आप राज्य को मानते हैं, आप देश को मानते हैं, आप कई देशों के जैसे कई तमाम तमाम तरह के एसोसिएशन भी बनते हैं। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में आया, जिसमें आप बात करते हैं कि हिंद महासागर की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो बात करते हैं, तमाम ऐसे आप बात करते हैं, सार्क है, ऐसे बहुत सारे, आप ओपेक है, बहुत सारे ऐसे आप एसोसिएशन देख सकते हैं। तो वो एक हाईएस्ट फॉर्म है। स्टेट का मतलब है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन।
एंड नेसेसरी एज ए बेसिक नीड ऑफ लाइफ। जो स्टेट होगा, जैसे आप कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान है, तो वो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है, उसकी नेसेसरी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस जगह के रहने वाले लोगों की लाइफ को सही चलाने के लिए, वो स्टेट को परफॉर्म करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट इज टू मेक लाइफ पॉसिबल एंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण भाग किसी भी स्टेट की बात होगी तो वो यही बात होगा कि उस जिसको आप स्टेट कह रहे हैं, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है, जो मानव मानव संगठन का या मानव समिति का सबसे उच्च रूप जो आपको दिखाई दे रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य ये होगा कि उस एसोसिएशन में, उस समिति में रहने वाले लोगों की जो जीवन है, उस जीवन के लिए सभी प्रकार के संभव चीजों को उपलब्ध कराए और उनकी लाइफ को सिक्योर करे, प्रोटेक्ट करे। ये अल्टीमेट पर्पज है किसी स्टेट का। इट मे बी अ कंट्री और इट मे बी अ एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो स्टेट को आप समझ सकते हैं कि स्टेट को जब हम राज्य की बात करते हैं, तो जैसे हम राज्य के रूप में अगर हम भारतवर्ष के संबंध में बात करें, तो राज्य का मतलब ये हुआ कि राज्य, मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। मध्य प्रदेश की क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश के लोगों का जो हाईएस्ट एसोसिएशन है, तो मध्य प्रदेश एक राज्य है। आप कहें बुंदेलखंड, बुंदेलखंड भी एक राज्य के तरीके हो सकता है। हालांकि इसकी कोई निश्चित भौगोलिक भूमि सीमा आप नहीं निर्धारित करते, कल्चरल रीजन के रूप में आप कहते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों का जो हाईएस्ट फॉर्म की जब आप बात करेंगे, तो बुंदेलखंड भी एक स्टेट की तरीके हो सकता है। भारत भी एक स्टेट है। कब? जब भारत में रहने वाले लोगों के एसोसिएशन की आप बात कर रहे हो, वो जो हाईएस्ट फॉर्म बात कर रहे हैं, जिसमें सभी 36 राज्य, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश या उधर मेघालय तक, ये सारे ही स्टेट को आप कह सकते हैं कि ये सब स्टेट के रूप में है। कब? जब आप उसके ह्यूमन एसोसिएशन की हाईएस्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो ये स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। स्टेट को आप, हम उत्तर प्रदेश को भी एक स्टेट कह सकते हैं, मध्य प्रदेश को भी एक स्टेट कह सकते हैं, और पूरे, जैसे वीर सिंह बार बार बात करते हैं कि हम पढ़ते हैं, तो जो राज्य, जो संविधान की, आप उन्होंने सही कह रहे थे कि जो आप संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में राज्य की बात कही गई है और कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है, और वो कल्याणकारी राज्य सभी कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कब? जब यहाँ के लोगों के समूह को एक हाईएस्ट फॉर्म में, सभी लोगों के एसोसिएशन को जब आप देखते हैं, तो वो एक स्टेट के रूप में हो जाता है, राज्य के रूप में हो जाता है। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हम लोग इसके नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे। हाँ, अब किसी के अगर कोई प्रश्न हो, थोड़ा सा हमने आपको हिंट दे दिया, कल जो आप लोग एक्सप्लोर करेंगे उसके संबंध में थोड़ा सा हमने आपको हिंट दे दिया है। अब शायद आप लोग अच्छी तरीके से उसको ढूंढ पाएंगे। हम्म। किसी की कोई प्रश्न? हेलो? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सर बात अभी है सर।